देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर में। यस मैम, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने रिटेल स्टोर का कंसेप्ट देखा था, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम लोग के पास। ये दो क्वेश्चन करने से हम लोग का डिपार्टमेंट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये दो ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नया कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, जितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप। मेमोरेंडम का मतलब नॉर्मली क्या होता है, रफ वर्क, ठीक है। तो रिटेल स्टोर वाले जो भी होते हैं वो रफली एक स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। रफली एक स्टॉक अकाउंट बनाते हैं और वहां से वो लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नॉर्मली निकाला करते हैं, ठीक है। रिटेल स्टोर मतलब अगर हम लोग किसी भी काउंटर में जाए, ठीक है, जैसे मॉल में, ठीक है, जैसे कि शूज काउंटर हो सकता है, क्लोथ्स का काउंटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, नील का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे थे कि अगर हम लोग स्टोर पे जाए तो ये स्टोर इंचार्ज जो होते हैं ये अपना हर दिन का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं कि आज सारी चीजों को बेचने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक रह गया। तो ये अपना पूरा का पूरा स्टॉक जो है, इनके पास जो भी प्रोडक्ट होता है उसके एमआरपी जो लिखे हुए रहते हैं, टैग में जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसके हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही देखा था कि ये देखो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, यानी सारे स्टॉक जो है हम लोग का प्रॉफिट में निकल के आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी प्रॉफिट में निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि वो अपना स्टॉक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो जब अपने काउंटर के सामने सुबह जो है आ रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए, फिर काउंटर पे लग रहे हैं, तो ये देखेंगे मेरे पास कितना स्टॉक है और आज कितना स्टॉक परचेज हुआ है। तो ये इनको सिर्फ जो है एमआरपी ही पता होता है, इनको कुछ कॉस्ट वगैरह पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये जब बोलेंगे मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी टैग प्राइस से बोलते हैं, इनके पास जो परचेज है वो भी मतलब एमआरपी वाला होता है, सेल्स तो एमआरपी पे ही हो रहा है, ठीक है। अब डिस्काउंट वगैरह हम लोग हो सकता है, वो तो देखो कैश काउंटर पे डिसाइडेड होता है कि क्या डिस्काउंट कंपनी दे रही है नहीं दे रही है, तो यहाँ पर वो डिस्काउंट का बात नहीं आएगा। सेल्स में अगर कोई डिस्काउंट होगा तो होगा, हम लोग सेल्स से उसे ले कर सकते हैं। वो ऐसे भी पीएल का पार्ट होता है, स्टॉक का पार्ट होता भी नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज अगर कुछ हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन, शॉर्टेज अगर कुछ हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन जो है वो लिखेंगे। सारी चीजों को वो किस पे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पे। इसीलिए देखो यहाँ पर दिख रहा होगा हम लोग को कि हम लोग सेलिंग प्राइस पे मेमोरेंडम स्टॉक बनाएंगे, इससे हमें क्लोजिंग स्टॉक का पता चलेगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे ही आएगा और हमें सेलिंग प्राइस पे ही निकालना है। उसके बाद हम ऐसे करके मेमोरेंडम स्टॉक बनता है। उसके बाद मेमोरेंडम मार्कअप कैसे बनता है, मतलब रफली प्रॉफिट का अकाउंट। तो हम लोग को तो ये भी पता करना है कि बेच के कितना प्रॉफिट आया। अब ये स्टॉक अकाउंट से तो प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये सभी जो है सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड डेटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट है उसे ऑपोजिट कॉन्ट्रा एलिमेंट कॉन्ट्रा एलिमिनेशन करेंगे। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट इधर लिखेंगे, परचेज का प्रॉफिट इधर लिखेंगे, अच्छा शॉर्टेज का इधर लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का भी इधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ढूंढना क्या होता है, सेल्स करके कितना प्रॉफिट हुआ। अब जब सारे प्रॉफिट को बैलेंस करेंगे, जब हम लोग का बैलेंस आ जाएगा, सारे प्रॉफिट को टोटल करके बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरीका है कि रिटेल स्टोर वाले कैसे अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। वैसे भी ये वाला चीज जो है पहले मैनुअली अकाउंटिंग के केस में ये ज्यादा जरूरत होता था, लेकिन आज के डेट पे कंप्यूटराइज्ड केस में ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ऑटो जनरेट हो जाता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कितना क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये सब करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। फिर लेकिन हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा तो देखो वही हम बता रहे थे कि यहाँ पर है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकली आज के डेट पे इस टेक्निक का उतना यूज नहीं है, बिकॉज जो है कंप्यूटराइज सिस्टम में सारी चीज हमें ऑटो जनरेटेड मिल जाते हैं, इसी वजह से। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। अच्छा, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है इलास्ट्रेशन 7, देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखो, इसमें बोल रहा है, ये क्वेश्चंस एक चीज बताते हैं, ये टॉपिक पे क्वेश्चन ना काफी लेंदी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है ना, हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग को ये बताता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, अब लास्ट दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक बार देखो रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो कैसे बोल रखा है, बोल रहा है कि ग्राम उद्योग ए रिटेल स्टोर। मैंने पहले ही बोला ना, रिटेल स्टोर वाले ये टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। ग्राम उद्योग बोल के एक रिटेल स्टोर है जहां दो डिपार्टमेंट है, मतलब एक रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर में दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, खादी और सिल्क। एक डिपार्टमेंट का नाम है खादी और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है सिल्क, ठीक है। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट, ठीक है। और ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए क्या रखा जा रहा है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट ये भी मेंटेन करता है, स्टॉक ये भी। अब इसके आगे मेमोरेंडम नहीं बोला है, लेकिन मेमो स्टॉक ही मेंटेन होता है, ठीक है। मेमो स्टॉक ही मेंटेन होता है, क्योंकि रिटेल स्टोर वाले मेमोरेंडम स्टॉक ही बनाएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कशन किया है। अच्छा, अब देखो, मार्कअप भी बनेगा, मेमो मार्कअप। तो ये क्या बनाएंगे, मेमो मार्कअप, मतलब रफ वर्क होता है, ठीक है, मेमो मार्कअप। ये दोनों अकाउंट इनको बनाना है। अभी तक तो यही बोला है, यहां से यहां तक देखो, और कुछ बोला ही नहीं है। ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस ए मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। ऑल द गुड्स, जितने भी स्टॉक है, सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट, मतलब खादी के पास जितना भी स्टॉक आता है, सिल्क के पास जितना भी आता है, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में आता है। मतलब इनके पास एमआरपी ही रहता है, मतलब जो स्टॉक है उस पे देख लो एमआरपी क्या है, मतलब प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। इनके पास वो डिटेल्स नहीं होता है कि एक्चुअली ये खरीदा कितने में गया था। तो वही बोल रहा है, इनके पास जो भी स्टॉक आता है वो सारे स्टॉक को ये मतलब कॉस्ट प्लस एमआरपी लगा के ही इनको दिया जाता है। मतलब स्टोर इंचार्ज को ये नहीं पता होता है, जो एक शर्ट टंग रहा है अगर 199 का, तो वो कितने में जो है ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा था, उसके लिए यही कॉस्ट है, ठीक है। वो यही पता है उसको, और कुछ नहीं पता होता है। which together make up the selling price of the goods, ठीक है। और ये दोनों ही मिलके सेलिंग प्राइस हो जाता है। मतलब उनको पता है एक शर्ट है, ये एक शर्ट है, ठीक है, ये देखो शर्ट है, ठीक है। ये शर्ट इनको पता है, दिख रहा है ये शर्ट कितने का है, ये शर्ट है यहाँ पर देखो बोल रहा है 1999 का। यही इनके लिए कॉस्ट भी है और यही इनके लिए सेलिंग प्राइस है। मतलब इसी पे सेल करो, अगर पूछा जाए कितने का स्टॉक है आपके पास, तो वो प्राइस 199 ही बता देंगे, ठीक है। इनके पास कॉस्ट का कोई डिटेल्स नहीं होता है। ये सभी तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था ना, ये डिटेल्स ही। तो वही हम बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में तुम लोगों को पूरे टॉपिक का डिटेल्स ही दिखेगा क्या दिया हुआ है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स आर क्रेडिटेड इन द अकाउंट। वो तो हमें पता है, सेल को क्रेडिट ही करना पड़ता है। ये सब जो है स्टोरी बता रखा है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जो सेल प्रोसीड्स आता है, सेल प्रोसीड्स मतलब बेच के जो पैसा आता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में, ठीक है। तो सेल्स तो क्रेडिट ही होता है अकाउंट में। द अमाउंट ऑफ मार्कअप, मार्कअप यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। अब डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, उसमें मार्कअप का वैल्यू क्रेडिट होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एलिमेंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट को क्रेडिट कहाँ करना है, मार्कअप अकाउंट में। तो वही सब तो मैंने पढ़ाया लास्ट दिन। देखो, अभी तक यही सब बताया जा रहा है कि करना क्या है। मैंने बोला ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में बता देगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अगर फॉर एनी रीजन सेलिंग प्राइस जो है, मान लो शर्ट का सेलिंग प्राइस है 199, अब ये लोग इसमें से 299 कम कर दे रहे हैं, ठीक है। 299 सपोज कम कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 700 नहीं, हाँ 1700, ठीक है। 1700, 299 ये कम कर दे रहे हैं। सपोज अगर ऐसा कम कर दे रहे हैं, तो देखो बोल रहा है कि अगर कम कर दे रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है। यहाँ पर कहाँ चला गया मेरा पॉइंट, ये रहा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स, ये सेलिंग प्राइस था शर्ट का, मैंने जो एग्जांपल लिया, इज रिड्यूस्ड, अगर कम कर रहे हैं बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ये है, इससे अगर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, द रिडक्शन, ये रिडक्शन को क्या बोला जाता है, मार्क्ड
डाउन, ठीक है, प्रॉफिट को कम कर देना, मार्क मतलब प्रॉफिट, ठीक है, मार्क डाउन इज एडजस्टेड बोथ इन द स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। तो ये जो 299 का एडजस्टमेंट होगा वो स्टॉक में भी होगा और मार्कअप अकाउंट में भी होगा। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने यहाँ तक ही किया था, देखो हम दिखाते हैं तुम लोग को, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिख जाएगा आई थिंक, ये देखो यहाँ पर, ये हटा देते हैं तो दिखेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क डाउन जो किया था, ये देखो मार्क डाउन जो किया था वो यहाँ भी है, ये कौन सा अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट। मार्क डाउन देखो यहाँ भी है, ये कौन सा अकाउंट है, मार्कअप अकाउंट है। मैंने बोला था ना कि हम लोग इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न में, इससे गलत होने का चांसेस कम होता है। ये लेस वाला पैटर्न यूज नहीं करेंगे, लेस करके भी किया जाता है, ये यही मैंने लास्ट तुम लोग को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है कि दोनों जगह पे इसको एडजस्ट करो। अच्छा, उसके बाद द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट, खादी डिपार्टमेंट जो मार्कअप वैल्यू है उसका है वो है 33 एंड 1/3% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट पे 33 एंड 1/3%, एंड फॉर सिल्क डिपार्टमेंट इज 50% ऑफ द कॉस्ट, और सिल्क डिपार्टमेंट के लिए 50% ऑफ द कॉस्ट। मतलब सिंपल सा बात है, जो सिल्क डिपार्टमेंट है उसका मार्कअप है 50% ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मार्कअप यानी कि प्रॉफिट 100 का 50%, 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी 150। ये सिल्क डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 150 होगा। और जो खादी डिपार्टमेंट है उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, खादी का हो जाएगा कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 33 एंड 1/3%, मतलब ये हो जाएगा लगभग ऐसे 100 इंटू 1/3, 1/3 कैसे हो सकता है, 33 एंड 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 एंड 3 99 प्लस 1 100/3, और ये परसेंटेज है, ठीक है। अब जैसे कि 2% दैट मीन्स 2/100, और 100/3% मीन्स 100/3 डिवाइडेड बाई 100, देन परसेंटेज एलिमिनेट होगा। तो 100/3 इंटू 1/100, तो 1/3 हुआ ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर 1/3 किया ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। अब 1/3 का मतलब 33 पॉइंट समथिंग होगा, देखो ये वाला 33 पॉइंट, ये देखो 33.333, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 33.33 यानी कि 133.33। तो कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 133.333 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2001। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें पर्टिकुलर ईयर का दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक ना सिर्फ प्रोसेस ही बता रखा है, और रिगार्डिंग डिटेल्स जैसे कि एक डिटेल्स तो यही मिला, बाकी तो पूरा प्रोसेस ही बता रखा है कि क्या करना क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पर जो डिटेल्स है पर्टिकुलर्स, देखो बोल रहा है कि खादी डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग स्टॉक है एट कॉस्ट में, ठीक है। अब जब हम लोग मेमो स्टॉक बनाएंगे तो इसको हमें किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में, इसको भी हमें किसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा लास्ट दिन का जो कंसेप्ट देखा था कि इनको एमआरपी पता होता है, तो ये अपना स्टॉक भी एमआरपी में बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को पूरा जो मेमो स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पे ही बनाना होता है। परचेज तो ये भी सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज तो हमारा कॉस्ट होता है ना, परचेज का मतलब क्या होता है, कितने से हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा था। अब यहाँ पर अगर ये सेलिंग प्राइस में होता तो ब्रैकेट में इनको देना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर्ड है, तो अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब ट्रांसफर किया हुआ नहीं है। नॉर्मली परचेज का मतलब हमें कॉस्ट ही पता होता है, तो इसको सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करेंगे। सेल्स को कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि सेल्स तो सेलिंग प्राइस में ही है, तो इसको और क्या ट्रांसफर करें, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये इससे हमारा स्टॉक अकाउंट बनेगा, मेमो स्टॉक अकाउंट। और भी कुछ डिटेल्स होगा, देखते हैं। बोल रहा है द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 Jan 2001 इंक्लूड्स गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैव बीन मार्क डाउन बाय 1260। बोल रहा है कि 1 Jan 2001 में, यानी ओपनिंग स्टॉक जो है खादी डिपार्टमेंट का, वहां पर द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क डाउन बाय 1260। बोल रहा है कि उसमें ऐसे कुछ स्टॉक है खादी डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में, खादी डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में ऐसे कुछ स्टॉक इंक्लूडेड है जिसका प्रॉफिट
1260 से कम कर दिया गया है, ठीक है। These goods were sold during the year at reduced price, और जो प्राइस रिड्यूस हो रहा है उसी पे बेचा भी गया है। जैसे मैंने अभी बोला शर्ट था 199 का, उससे 299 रिड्यूस करने से 1700 आ गया। तो बोल रहा है कि मान लो ये पर्टिकुलर शर्ट, इसको रिड्यूस किया गया 299 पे और बेचा भी गया इस पे, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। तो इस पे हमें कॉस्ट नहीं बताया, यहाँ पर बोल रहा है कि 1260 से रिड्यूस, मतलब जस्ट ये वैल्यू बता दिया और बोल रहा है कि उसी प्राइस में बेच दिया गया है, रिड्यूस प्राइस में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6900 परचेस्ड फॉर खादी डिपार्टमेंट। बोल रहा है कुछ स्टॉक जो खादी डिपार्टमेंट के लिए परचेस किया गया था 6900 पे, वेयर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू द सिल्क डिपार्टमेंट, बाद में वो स्टॉक को सिल्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। मतलब खादी से सिल्क डिपार्टमेंट में 6900 का एक स्टॉक ट्रांसफर हुआ था एंड सोल्ड फॉर 10,350, और ये सेल हो गया है। अब सेल कौन किया होगा? सिल्क डिपार्टमेंट। अगर ये स्टॉक खादी के पास था लेकिन खादी ने वो ट्रांसफर कर दिया सिल्क को और सेल हुआ है 10,350, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एज अ रिजल्ट, दो cost of the goods is included in the khadi department, the sale proceeds have been credited to the silk department। बोल रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि खादी ने वो स्टॉक परचेस किया था तो उसका कॉस्ट खादी में इंक्लूडेड है, और बेचा सिल्क ने है तो जो सेल का ट्रीटमेंट है वो सिल्क डिपार्टमेंट में हुआ है और परचेस का ट्रीटमेंट जो है वो खादी डिपार्टमेंट में हुआ है, ठीक है, क्योंकि खादी ने ये इन द मीन टाइम ट्रांसफर किया था। फिर क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू प्रोमोट सेल्स द गुड्स वेयर मार्क डाउन एज फॉलोज, ठीक है। सेल को प्रोमोट करने के लिए इन्होंने स्टॉक का वैल्यू को कम कर दिया, मतलब वो होता है ना डिस्काउंट वगैरह, ऑफर वगैरह, ठीक है। तो ऑफर दिया है, तो ऑफर देने का मतलब नॉर्मली क्या है, चीजें को दाम को कम कर दो, इससे बड़ा ऑफर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो खादी का जो कॉस्ट था, कोई स्टॉक का 5,600, उसे 360 से कम कर दिया गया। जो 10,000 का स्टॉक था सिल्क डिपार्टमेंट का, उसे 2,000 से कम कर दिया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द गुड्स दैट वेयर मार्क डाउन वेयर सोल्ड एक्सेप्ट दोज विथ सिल्क ऑफ द वैल्यू वर्थ 5,000 दैट वेयर मार्क डाउन बाय 1,000। हम बोलते हैं, बोल रहे कि ऑल द गुड्स दैट वेयर मार्क डाउन, जो भी स्टॉक मार्क डाउन हुए थे सारे बिक गए, एक्सेप्ट दोज विथ सिल्क, सिर्फ सिल्क डिपार्टमेंट में जो स्टॉक मार्क डाउन हुआ था उसके अलावा, जिसका वैल्यू था कभी 5,000 जो मार्क डाउन हुआ था 1,000 रुपीज से। बोल रहा है ये लाइन का मतलब ये है कि जितने भी मार्क डाउन स्टॉक था सारा सेल हो गया, सिर्फ और सिर्फ सिल्क डिपार्टमेंट में जो 5,000 का स्टॉक था जिसको मार्क डाउन किया गया था 1,000 से, वो नहीं बिका है, ठीक है। ये बोल रहा है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट पे देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर, ऑल द टाइम ऑफ द स्टॉक टेकिंग ऑन December 31st 2001 इट वाज डिस्कवर्ड दैट खादी क्लोथ ऑफ द कॉस्ट 390 वाज मिसिंग, मतलब शॉर्टेज, ठीक है। जब स्टॉक काउंटिंग किया गया तो खादी डिपार्टमेंट में 390 का शॉर्टेज दिखा, मिसिंग मतलब शॉर्टेज, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटन ऑफ, और ये डिसाइड किया गया है इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। हम लोग को प्रिपेयर क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ द डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2001, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम मार्कअप, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखो है तो बहुत सारा पॉइंट, थोड़ा सा याद रख के करना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप ये हमें प्रिपेयर करके देना है। ग्राम उद्योग ये रिटेल स्टोर, तो इन द बुक्स ऑफ ग्राम उद्योग, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन से, इन द बुक्स ऑफ ग्राम उद्योग मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। हम लोग दोनों अकाउंट ना एक साथ ही कर देंगे, पर्टिकुलर्स खादी और सिल्क, पर्टिकुलर्स खादी सिल्क, ठीक है।
और एक बनेगा मेमो मार्कअप। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। पर्टिकुलर्स खादी सिल्क और भी कुछ प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर बोला था, एक बार देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पीएल भी बनाने बोला है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्योंकि पीएल का सारा डिटेल्स नहीं है तो एक रफ मतलब छोटा मोटा पीएल बना के देने के लिए बोला है। तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल दोनों ही बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग का मेमो मार्कअप बन जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। आजकल तो ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ ही होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल ऐसे करते हैं। एक्चुअली ट्रेडिंग ना पूरा बन जाएगा, पीएल इसमें एक्सट्रैक्ट होगा, इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स खादी सिल्क खादी सिल्क, ये ट्रेडिंग हो गया। और पीएल छोटा सा बनेगा एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेटा देखते हैं, ये देखो ओपनिंग स्टॉक बोला है यहाँ पर 10,500 और 18,600, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब लिखना किस में है, क्योंकि ये पूरा अकाउंट सेलिंग प्राइस पे बनता है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में। अभी मैंने ऐसे करके लिखा भी था यहाँ पर, ठीक है। 10,500 और 18,600, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,500 प्लस जितना होगा, या फिर वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं, जगह नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते। खादी और सिल्क ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करेंगे, कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितना है 10,500 प्लस यहाँ पर ये है 18,600 प्लस। अब देखो प्रॉफिट इसका बता दिया था, सिल्क डिपार्टमेंट का है 50% ऑफ कॉस्ट, तो ये कॉस्ट है और इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितना हो रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है। और इसमें 10,500 इंटू 1/3 करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग किस में निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस में निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, जिसका जितना प्रॉफिट है। 10,500 डिवाइडेड बाई 3,500 प्लस 10,500 14,000, 18,600 इंटू 50% प्लस 18,600। अच्छा इसके साथ ना प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को तो एलिमिनेट करने के लिए जरूरत होगा ना, तो यहाँ से देख के लिख पाएंगे। तो 18,600 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 27,900 होगा, ठीक है। और ये 18,600, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को लिख लेंगे तो हम लोग का वहां पर प्रॉफिट पुट करने में आसानी होगा, मार्कअप अकाउंट में। वही बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर 3 कर लिया मैंने, 3,500 आंसर यही रहेगा, बस ये एलिमेंट को हम लोग आगे जाके यूज कर सके। 14,000 और 27,900।
वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अच्छा, परचेज, अब परचेज का भी सेम तरीके से करना है। टू परचेज, इसका भी वर्किंग नोट नंबर 1 करते हैं। परचेज को भी सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करते हैं। $75,900 प्लस 75,900 इंटू 1/3, 93,400 प्लस 93,400 इंटू 50%, जिसमें जितना प्रॉफिट है सेम तरीके से, बस परचेज स्टॉक है तो उसके हिसाब से लगा रहे हैं, ये वैल्यू पे लगा रहे हैं। 75,900 डिवाइडेड बाई 3, 25,300, 25,300 प्लस 75,900, 1,01,200, 1,01,200 और 93,400 प्लस 93,400 50% इंटू, तो 46,700 प्लस 93,400, 1,40,100। तो ये दो वैल्यू लिख लेते हैं, 1,01,200, 1,40,100, 1,01,200, 1,40,100। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेल्स। सेल्स बाई साइड में लिखेंगे, इसमें तो कुछ ट्रांसफर का जरूरत भी नहीं है। 95,600 और 1,25,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे डिटेल्स में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांसफर भी था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ट्रांसफर बोला था। अच्छा, ये वाला भी देख देते हैं। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 Jan 2001 इंक्लूड्स गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क डाउन बाय 1260। अच्छा, एक मार्क डाउन है खादी के पास, जो एक स्टॉक है वो कौन सा वाला है, 1 Jan 2001 का स्टॉक, जो कि 1260 से मार्क डाउन किया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक था ना खादी डिपार्टमेंट का, ये तो मैंने सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का वही रिक्वायरमेंट होता है कि सेलिंग अकाउंट में बनाना है, सेलिंग प्राइस पे बनाना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो मार्कडाउन हुआ है 1260 से हो रखा है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्कडाउन हो रखा है तो हम लोग को ये कहाँ दिखाना पड़ेगा, मेमोरेंडम स्टॉक में भी दिखाना पड़ेगा और मेमो मार्कअप में भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा मैंने यहाँ तुम लोग को दिखाया था, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन जब बताया जा रहा है, देखो यहाँ पर बता भी दिया है क्या रूल्स फॉलो करना है। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस्ड below its normal selling price, the reduction markdown is adjusted both in the stock account and departmental markup account। दोनों अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, और वो तो हमें पता भी है, टेक्निक हम लोगों ने लास्ट दिन जो देखा, दोनों जगह पे वो जाना चाहिए। तो ये मार्कडाउन का एक स्टॉक मिला, कितने से मार्कडाउन है, 1260, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा बाई मार्कडाउन। मार्कडाउन का मतलब क्या है, कम हो जाना, ठीक है। मार्क डाउन हुआ है तो बाई साइड में लिखेंगे। ये देखो लास्ट दिन मेरा जो एग्जांपल था उसमें 2000 आया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई मेमो मार्कअप, मार्क मार्क डाउन ओपनिंग स्टॉक, मेमो मार्कअप ऐसे करके लिखते हैं, मार्क डाउन ओपनिंग स्टॉक, मार्क डाउन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मार्क डाउन ओपनिंग स्टॉक कितना, 1260, ये देखो 1260, यही वाला लिखेंगे। खादी का है तो खादी के साइड में लिखना पड़ेगा 1260, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ मार्क डाउन नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ वैसे भी मैंने बोला था इसमें उतना भी जो है अकाउंटिंग टेक्निक का फॉलो नहीं होता, लेकिन हम लोग तो अकाउंट्स बना रहे हैं तो एक लेजर बना के कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेमो मार्कअप बोल के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग के टाइम पे मेमोरेंडम स्टॉक बोल के लिखोगे। अगर सीधा सीधा मेमो मार्कडाउन लिख देते हो
तो भी कोई इश्यूज नहीं है, चलेगा, ठीक है। वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं। वैसे भी ये सब रफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो इसमें उतना डबल एंट्री सिस्टम का मतलब नहीं है। तो अगर मेमो मार्कअप लिख के लिख रहे हो तो भी ठीक है ऐसा, और अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो मार्क डाउन बोल के तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो लिख दिया पहला पॉइंट, ये वाला हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट, certain stock of the value 6,900 purchased for khadi department where later in the year transfer to the silk department। तो पहले ये ट्रांसफर का एंट्री करेंगे, मतलब खादी और सिल्क में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रांसफर, ऐसे लिखते हैं, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, अब किसने किसको ट्रांसफर किया है? खादी ने ट्रांसफर किया है सिल्क को, तो सिल्क परचेजर होगा और खादी जो है वो सेलर होगा, ठीक है। तो सिल्क जो है परचेजर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले क्या लिखना पड़ेगा देखो, एक्चुअली ये जो दिया हुआ है ये हमें स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा इसे भी। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जो वैल्यू है उसे हम लोग सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, सॉरी, सेलिंग वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। सेलिंग डिपार्टमेंट बोल दिया मैंने गलती से। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर स्टॉक, उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो 6,900 है। अब खादी ने ट्रांसफर किया है तो वो अपना प्रॉफिट लगाएगा, तो खादी नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करता है? 1/3, ठीक है, 1/3 अर्न करता है। और ये देखो यहाँ पर खादी 1/3 प्रॉफिट लगाता है, ठीक है। और सिल्क जो है 50%, कौन किसको ट्रांसफर किया है? सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 6,900 परचेज फॉर खादी डिपार्टमेंट वेयर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू द सिल्क डिपार्टमेंट। अच्छा, सिल्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो खादी ने सिल्क को किया है, तो खादी का जो प्रॉफिट है उसी में क्या होगा, पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। यार सेल हुआ है 10,350 पे, अच्छा बता ही दिया है, ये देखो 10,350 पे जो है सेल हुआ है। एज अ result, though cost of the goods is included in the khadi department, the sale proceeds have been credited to the silk department। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को लेकिन सेलिंग प्राइस जो है खुद ही बता दिया है कि जो सिल्क डिपार्टमेंट है वो कितने में सेल किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वही दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो है परचेजिंग कॉस्ट है। देखो एक चीज समझ के देखते हैं, देखो यहाँ पर ये 6,900 है, ऑब्वियसली खादी ने ट्रांसफर किया है तो वो अपने हिसाब से प्रॉफिट लगा के करेगा। तो 6,900 पे अगर हम लोग 1/3 लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये देखो 6,900 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6,900, तो ये 9,200 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10,350 पे सेल हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉफिट का रेट अलग होगा शायद, ठीक है। इसी वजह से इस प्रॉफिट के रेट के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चला? देखो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में तो खादी अगर जो है सिल्क को ट्रांसफर करेगा तो वो अपना रेट ऑफ प्रॉफिट, और पहला बात है कि खादी डिपार्टमेंट को तो पता होता भी नहीं होगा कि कितना प्रॉफिट है, ये तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसका 1/3 और इसका 50%। लेकिन यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन भी है, सिल्क डिपार्टमेंट ने इसको सेल कितने में किया? 10,350 में सेल किया, ठीक है, ये 6,900 वाले स्टॉक को। तो इसका मतलब हमें पूरा एंट्री तो एमआरपी में करना पड़ता है, तो इसमें एमआरपी कौन सा है? सेलिंग प्राइस जो है सेल वैल्यू पे होगा। तो अगर मुझे सेल वैल्यू स्पेसिफिकली इस स्टॉक का गिवन है तो मुझे उसी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम लोग अपने हिसाब से सेल वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग निकाल सकते थे, तब हम लोग का ये वाला वैल्यू होता, ठीक है, ये वाला वैल्यू होता। तो इस केस में ये वाला कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है। देखो 6,900 का स्टॉक अगर 9,200 सेलिंग प्राइस होता तो मैच तो होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट का रेट अलग हुआ होगा। तो 10,350 से सेल हुआ है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसका वर्किंग नोट का जरूरत नहीं होगा, इसमें लिखेंगे 10,350, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया। अच्छा,
एक मिनट। चल अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है। और एक चीज भी है, और एक तरीके से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। ये देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल जो है सिल्क डिपार्टमेंट ने किया है, कौन से वाले स्टॉक का, जो था 6900 वाला। अगर हमें चेक करना ही है तो हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेल इसने किया है तो इसने प्रॉफिट लगाया होगा। क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि खादी डिपार्टमेंट जो है, जो ट्रांसफर जब किया है सिल्क डिपार्टमेंट को, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के किया है। बात को समझो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के किया है ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन सिल्क डिपार्टमेंट ने बेचा है ये तो बोला है 6900 का स्टॉक, तो सिल्क डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 50%, क्योंकि वो इतना ही कमाता है। इससे हम लोग जरूर चेक कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा उतना ही आ रहा है कि नहीं। देखो उतना आ जाना चाहिए। ये देखो ये कितना हो गया, 3450 प्लस 6900, 3450। हाँ ये देखो आ गया 10,350। हम फिर से बता रहे ये वाला पॉइंट, खादी डिपार्टमेंट सिल्क को जो ट्रांसफर करता है वो इतने में ही किया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमें इसी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में। अब बेचा किसने है, अब हम जो सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, गलत क्या हो जाता है, देखो हम निकाल रहे थे खादी का सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मुझे तो यहाँ डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना है, मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट बनाना है, मेमो स्टॉक, जहां पर हर एक चीज एमआरपी में होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक रिकॉर्डिंग अगर एमआरपी में होगा, तो एमआरपी तो ये है, अभी मैंने जो निकाला था वो तो एमआरपी नहीं है, क्योंकि उतने में तो बिका नहीं है, बिका है इतने में। यानी ट्रांसफर का रिकॉर्डिंग भी खादी से इतने में ही हमें करके दिखाना पड़ेगा, 10,350। क्योंकि ये पूरा का पूरा अकाउंट एमआरपी में बनता है, तो ये 10,350 में ही हमें दिखाना पड़ेगा। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर यही हम लोग का एमआरपी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग बाई, ये सिल्क के लिए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर भी तो लिखना पड़ता है बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। वो कैसे दिखाएंगे, देखो वो उस तरीके से दिखाएंगे जो मैंने पहले दिखाया। ये देखो बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। अब ये कौन है, सेलर है। अगर हम यहाँ पर हम परचेजर के तरफ से लिख रहे थे, ठीक है, तो परचेजर जो है, जो डिपार्टमेंट, उसके लिए एमआरपी क्या होगा वो हमें लिखना चाहिए, ठीक है। और ये खादी कौन है, खादी जो है वो सेलर है। अब सेलर का एमआरपी क्या हो रहा है वो हम लोग इस तरीके से काउंट करके देख सकते हैं, ऐसे करके 6900 प्लस 6900 इंटू 1/3 यहाँ पर होगा ये वाला चीज। वहां अगर लिख देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2,300, 9,200, ये जो कैलकुलेट होके पहले भी आया था। तो ये हो गया ट्रांसफर स्टॉक, ट्रांसफर स्टॉक का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, मैंने पहले गलत क्या कर दिया था, मैंने सोचा कि यहाँ पर लिख देते हैं 9,200, वैसा नहीं होगा। हमें दोनों का एमआरपी लिखना है। तो सिल्क डिपार्टमेंट के लिए जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ उसका एमआरपी ये है, मतलब जितने में उन्होंने सेल किया। और खादी डिपार्टमेंट के लिए उसका एमआरपी वो है जितने में उसने सेल किया, यानी 9,200। यहां अगर लिख देते कि 9,200 तो गलत हो जाता, क्योंकि दोनों का एमआरपी लिखना है। नॉर्मली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हम लोग क्या लिखते हैं, इतने में ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब इतने में उसने परचेज किया। लेकिन उसको परचेज कॉस्ट तो यहाँ नहीं दिखा सकते ना, मतलब खादी ने इतने में सेल किया, ये तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन सिल्क में अगर लिख देंगे 9,200 तो वो तो सिल्क के लिए परचेज प्राइस हो जाएगा। लेकिन पूरा स्टॉक तो मेरा किस पे बन रहा है, सेलिंग प्राइस पे बन रहा है। तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा परचेज प्राइस के साथ। तो इसका मतलब मुझे एमआरपी लिखना पड़ेगा। तो एमआरपी हो जाता है 10,350, ठीक है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, यही अमाउंट यहाँ पर नहीं जाएगा जो नॉर्मल डिपार्टमेंट के केस में हम लोग करते हैं। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर, ये पॉइंट तो हम लोग का हो गया। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर टू प्रोमोट सेल्स गुड्स वेयर मार्क डाउन, कुछ गुड्स मार्क डाउन किए गए 360, और यहाँ पर बोल रहा है 2,000 रुपीज का, ठीक है। तो पहले 360 और 2,000 का हम लोग एंट्री कर देते हैं बाई मेमो मार्कअप मार्क डाउन, मार्क डाउन, ठीक है। कितना कितना होगा, 360, ये देखो ऐसे देख रहे हैं 360, ऐसे करके देखेंगे 360 और 2,000, ये दोनों मार्क डाउन होगा, 360 और 2,000। इसके कॉलम में 360 चला जाएगा, इसके कॉलम में 2,000 चला जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है।
ऑल द गुड्स दैट वर मार्क डाउन वेयर सोल्ड, सारे स्टॉक बिक गए, सिर्फ सिल्क डिपार्टमेंट का एक 5000 वाला स्टॉक नहीं बिका है जिसे मार्क डाउन किया गया था 1000 रुपीज से, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग का सेल में जरूर इंक्लूडेड होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि सारे मार्कडाउन वाले स्टॉक बिक गए, सिर्फ सिल्क डिपार्टमेंट वाला नहीं बिका है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। अब 31 दिसंबर में जब हम लोगों ने स्टॉक काउंट किया एक शॉर्टेज दिखा, तो शॉर्टेज को भी रिकॉर्ड करेंगे बाई शॉर्टेज बोल के, बाई शॉर्टेज, ठीक है। शॉर्टेज जो है 390 रुपीज का है, देखो शॉर्टेज है 390 और ये कॉस्ट है, तो इसे हमें किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको हमें सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं शॉर्टेज का, शॉर्टेज इसका था 390, तो इसका 1/3 है, तो इसमें सीधा सीधा 1/3 लगाएंगे, 130, 520, शॉर्टेज 520 हो जाए, शॉर्टेज 520, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, और तो कुछ स्टॉक रिलेटेड है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। पीछे तो मैंने जगह रखा है नहीं, तो यहीं पर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर शॉर्टेज को थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देते हैं, हो जाएगा नीचे क्लोजिंग स्टॉक। तुम लोग तब तक चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई शॉर्टेज वर्किंग नोट नंबर 1 और बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर तो लिख ही लेंगे, टोटल शायद हम, मुझे नहीं लगता है जगह होगा, देख लेते हैं। 101,200 प्लस 14,000, 1,15,200, 1,15,200 और माइनस 95,600 माइनस 1,260 माइनस 9,200 360 520 8,260, ठीक है। इसका टोटल इतना ही हो जाएगा, 27,900 प्लस 140,100 प्लस 10,350, 1,78,350 माइनस 1,25,000 माइनस 2,000, 51,350। यहाँ पर जगह हो रहा है, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, 17,8,350 और इसका हो जाएगा यहाँ पर 1,15,200, ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो मेमो स्टॉक अकाउंट हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग मेमो मार्कअप बनाएंगे, तो मार्कअप में क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ इंक्लूड किए हैं, सारे प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है, इधर जो है ऑपोजिट लिखना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक का बाई में जाएगा, परचेज का बाई में जाएगा, जो यहाँ पर मार्कडाउन इधर है तो वो ऑपोजिट हैंड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक का लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2, अच्छा इधर लिखते हैं पहले, ओपनिंग स्टॉक का बाई साइड में जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं बाई मेमो स्टॉक, बाई मेमो स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक का यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये डेटा लिखा था। ये देखो प्रॉफिट 3,500 9,300, यहाँ पर प्रॉफिट ही तो लिखना है ना, 3,500 9,300। परचेस का भी लिख सकते हैं, देखो एंट्री क्या हो जाएगा ऐसे, बाई मेमो स्टॉक अकाउंट से पोस्ट हो रहा है, तो बाई मेमो स्टॉक परचेज, अच्छा परचेज का यहाँ से देखते हैं कितना है, 25,300 46,700, 25,300 46,700। और यहाँ इधर जो है ट्रांसफर भी था, वो भी लिख लेते हैं, उसको क्या लिखेंगे, बाई मेमो स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर स्टॉक का, ठीक है। तो ट्रांसफर स्टॉक का
कहाँ पर लिखेंगे, ये देखो प्रॉफिट कितना है ट्रांसफर स्टॉक में, ये देखो 3450, ये वाला रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम लोगों ने किसके बेसिस पे लिखा है, सिल्क के बेसिस पे, तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है उतना ही नहीं एलिमिनेट करेंगे। 10,350 कहाँ पर आया था, यहाँ आया था टोटल करके, तो प्रॉफिट कितना है 3,450, तो हम लोग को यहाँ पर एलिमिनेशन दिखाना पड़ेगा 3,450। सिल्क वाला था, सिल्क में लिख दिया, यहाँ तो जस्ट देख देख के ही लिखना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर सेल्स वाला नहीं लिखना पड़ता है, उसका जीपी निकल के आता है, सेल्स के अलावा बाकी सब, जैसे ये बाय मेमो मार्कअप मार्कडाउन है 1260, ये टू मेमो स्टॉक बोल के यहाँ पोस्ट कर देंगे, टू मेमो स्टॉक 1260, ये खादी में था, ठीक है। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, उसका प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, टू मेमो स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर वाला अब खादी वाले केस में लिखना है, यानी 2300, 2300। अच्छा, इसके बाद ये वाला ट्रांसफर, ये वाला सॉरी, मेमो मार्कअप मार्कडाउन 360, जो क्वेश्चन में हमें दिया था 360 और 2000, टू मेमो स्टॉक मार्क डाउन, ठीक है, 360 और 2000। अच्छा, और क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो निकला इसमें भी प्रॉफिट होगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 360 और 2000। अच्छा, और ये शॉर्टेज वाला, शॉर्टेज का भी तो इसमें प्रॉफिट है, वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ एक शॉर्टेज है, ये देखो दिख रहा होगा, सारी चीजों का लिखना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट लिख लिया, इसका प्रॉफिट भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी। अब बस ये और ये बाकी है, तो शॉर्टेज का 520, उसमें जितना प्रॉफिट है वो लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो बैलेंस करके आया था। तो टू मेमो स्टॉक शॉर्टेज, शॉर्टेज का मार्कडाउन, तो शॉर्टेज का मार्कडाउन कितना था, यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला, ये देखो 130 खादी में जाएगा, 130, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक का किधर आएगा, इधर ही आएगा, तो लिखेंगे टू मेमो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, तो वो वर्किंग नोट में निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आया है विथ प्रॉफिट, यहाँ पर 8260 51,350, ये देखो 8260 51,350, तो ये विथ प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस पे ही है, ठीक है। इससे हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस जो खादी है उसके केस में कैसा है, सेलिंग प्राइस है, ये देखो यहाँ पर बोला है 1/3 ऑफ द, मतलब सेलिंग प्राइस, ये देखो एक्चुअली हम ऐसे निकालना चाहते हैं इसको, सिल्क डिपार्टमेंट, ये देखो सिल्क डिपार्टमेंट का देखेंगे तो प्रॉफिट बोला है, देखो 50% ऑन कॉस्ट बोला है ना, 50%, यानी 50 रुपीज प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट हम लोग का 100 है, तो सेलिंग प्राइस 150, ये सेल प्राइस दे रखा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल करके, प्रॉफिट कितना 50, सेल कितना 150, तो ये रेशियो बन गया। अब इस रेशियो में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, 51,350, ये जो है ये इक्विवेलेंट टू 150 हो गया, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू 150 हो गया, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो 50 इक्विवेलेंट टू कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 51,350 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 150, तो ये आ रहा है कुछ इतना 17, ये गलत हो गया था, 51,350 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 150, 17 आ जा रहा है, 17,000। ओ अच्छा, हाँ, यहाँ पर गलत तो होगा, ठीक है, देखो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, हम समझाते हैं कैसे होगा, क्यों गलत हो रहा है बताते हैं। पहले ये तो रीजन बता दे कि क्यों इसमें गलत आ रहा है। यहाँ पर सिल्क डिपार्टमेंट का डायरेक्ट नहीं आएगा, अगर हम लोग खादी का निकालते तो आ जाता, सिल्क में प्रॉब्लम क्या हुआ है देखो,
सिल्क डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसमें नॉर्मल स्टॉक भी है, एबनॉर्मल भी है। कैसे पता चला? ऑल द गुड्स दैट वेयर मार्क डाउन मतलब जो एबनॉर्मल स्टॉक है, ठीक है, वेयर सोल्ड मतलब खादी में जो क्लोजिंग स्टॉक बना उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम नहीं होगा, क्योंकि सारे एबनॉर्मल आइटम मतलब जिसका वैल्यू कम कर दिया गया था वो बिक गया है। लेकिन सिल्क डिपार्टमेंट में एक 5000 का स्टॉक था जिसको 1000 रुपीज से कम रिड्यूस किया गया था, वो स्टॉक जो है अभी भी है अनसोल्ड हालत में। तो इसका मतलब यहाँ पर सारा का सारा प्रॉफिट जो है 50% में नहीं होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक बना है इसमें जो प्रॉफिट लगा हुआ है 50% के अलावा भी होगा। क्योंकि 50% क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो नॉर्मल स्टॉक पे कमाया गया प्रॉफिट है, नॉर्मल स्टॉक पे अर्न किया गया प्रॉफिट 50% है। अगर एबनॉर्मल स्टॉक का देखें तो उस पर 50% नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये 8260 का जरूर निकाल सकते हैं ये वाला, क्योंकि खादी में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो एबनॉर्मल है, यानी खादी का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें सारे प्रॉफिट 1/3 वाले ही होंगे। तो 1/3 तो नहीं लगेगा, इसमें कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पर चेक करके देखो। यहाँ पर खादी डिपार्टमेंट, ये तो सिल्क वाला हो गया, इसका हटा ही देते क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको ऐसे करके निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। हम यहाँ पर खादी डिपार्टमेंट वाला दिखाते। देखो खादी डिपार्टमेंट में बोला था कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। खादी डिपार्टमेंट में बोला है कि हम लोग का प्रॉफिट अगर 33.33 है तो कॉस्ट है 100, तो सेलिंग प्राइस है 133.33, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है 8260, तो प्रॉफिट कितना है ये निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिट बाय सेल करो तो भी एक ही बात है। प्रॉफिट है 33.33 और कॉस्ट है 133.33, ठीक है। अब हम लोग ऐसे यूनिटरी मेथड में भी कर सकते हैं कि 133.33 इज इक्विवेलेंट टू 8260, तो 1 इक्विवेलेंट टू 8260 डिवाइडेड बाय 133.33, तो 6260, सॉरी 6260 नहीं, ये 33.33 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? 133.33 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड विथ 33.33, तो एक ही बात हुआ। देखो 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू इसमें ये कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 8260 इंटू 33 पॉइंट। अब क्योंकि देखो ये कंटिन्यूएशन डेटा है, क्योंकि 1/3 करने से 0.3333 चलता जाएगा, तो हम लोग 33.33 तब तक लिखेंगे जब तक कैलकुलेटर लेगा, ठीक है, जब तक कैलकुलेटर में होगा। जैसे अब नहीं जा रहा है तो डिवाइडेड बाई 133.33 तब तक लिखना है जब तक कैलकुलेटर में ये आ सकता है। तो आंसर आया 2065। ये करने का फायदा क्या है बताते हैं। देखो ये क्यों करना है, तो यहाँ पर पहला बात है आंसर तो आ गया, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट 2065। मैंने क्या दिखाया? मैंने बोला तुम लोग इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पे, हम फिर से दिखाते हैं। ये देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर ये देखो मैंने बोला ऐसे कैलकुलेट करो। 8 डेटा कितना है? डेटा है हम लोग का यहाँ पर 8260, ये देखो हम बोल रहे हैं 8260 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33, ये है। ये करने से और अभी मैंने जो किया दोनों में फर्क देखो। अगर हम लोग सिंपल ऐसा करते हैं तो आंसर कुछ पॉइंट में ऐसे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने जो प्रोसेस बताया वो करोगे तो तुम लोग का ये राउंड में आंसर दिखेगा, कोई भी पॉइंट नहीं दिखेगा, 2065। अब वो मेथड क्या है? ये तो नॉर्मल है, तुम लोग को पता है, जो लिखा हुआ है उसको मैंने करके दिखाया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करते हैं, कैसे? यहाँ पर लिखा मैंने 8260 इंटू 33.33, दो बार नहीं लिखे, तब तक 33 लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर लेगा। ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1/3 का मतलब तो यही होता है ना, 0.333 चलता जाएगा, डिवाइड 133.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक अगर लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 2065। ये प्रोसेस हम लोग हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर इस तरीके का कंटिन्यूएशन नंबर हो, ठीक है। कंटिन्यूएशन होना चाहिए, जैसे 3333 या फिर 272727, ऐसा नहीं कि 2459 ऐसे करके अलग अलग डिजिट पे नहीं होता है, जो कंटिन्यूएशन डिजिट होता है उस पे होता है। तो 2065, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर
065। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे सिल्क डिपार्टमेंट का, और ये क्यों कैलकुलेट किया भी नहीं गया? देखो उसका रीजन ये है कि सिल्क डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट है वो उसमें दो तरीके का जो है स्टॉक इंक्लूडेड है, नॉर्मल एबनॉर्मल। क्योंकि क्वेश्चन बताया है कि जो खादी डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी एबनॉर्मल स्टॉक थे सारे सेल हो गए, लेकिन सिल्क डिपार्टमेंट में सारे एबनॉर्मल स्टॉक नहीं सेल हुए हैं। कुछ एबनॉर्मल स्टॉक जिसका सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया गया था 1000 रुपीज से 5000 का जो है वैल्यू था, वो स्टॉक सेल नहीं हुआ है, तो उसका तो प्रॉफिट का अमाउंट अलग होगा ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है सिल्क डिपार्टमेंट में? देखो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, यहां पर करके दिखाते हैं। ये देखो 51,350 ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये कितने से कम होगा? 1000 से। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें एबनॉर्मल स्टॉक भी है, नॉर्मल स्टॉक भी है, और जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो 1000 रुपीज से रिड्यूस्ड है। तो अगर वो 1000 रुपीज से रिड्यूस नहीं होता तो वो स्टॉक कितने का होता? तो वो स्टॉक होता हम लोग का 54,350 का। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये क्लोजिंग स्टॉक सिल्क डिपार्टमेंट का है, इसमें एबनॉर्मल स्टॉक भी है और नॉर्मल स्टॉक भी है, और नॉर्मल स्टॉक का प्रॉफिट है 50%, बट एबनॉर्मल का 50% हो ऐसा जरूरी नहीं है, होगा भी नहीं। कैसे होगा? क्योंकि नॉर्मली अगर 50% पे बेचते हैं तो एबनॉर्मल भी 50% पे बेचेंगे, तो मार्क डाउन किस बात का? तो बोल रहा है कि एबनॉर्मल स्टॉक जो नहीं बिका वो 1000 से कम कर दिया गया था। ये तो सेलिंग प्राइस ही है, मतलब सेलिंग प्राइस में कितना कम दिख रहा होगा? 1000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 1000 से कम कर दिया गया था, तो अगर एबनॉर्मल नहीं होता स्टॉक तो वो इतने का होता। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसमें प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो इसमें प्रॉफिट कितने का होगा, ये फिर हम लोग कैसे करके निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिखाया था। यहाँ पर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 150 करके। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सिल्क डिपार्टमेंट का खादी का किया ना, वैसे सिल्क का भी तो कर सकते हैं। ये देखो कॉस्ट प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 50 सेलिंग प्राइस 150। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा? 50/150। इसी रेशियो में इसको अप्लाई कर लो तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखते हैं कितना होता है। 50 डिवाइडेड बाई 150 इंटू कितना करना है? 54,350। अच्छा, ये गलत आ गया क्या? एक मिनट देखते हैं। 54,000। ओ ये 54 कैसे होगा? तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। 52 होगा ना, ये 1000, ये 6000 होगा। अच्छा 52 होगा, सॉरी। ये देखो 1000 ऐड होगा ना, 52350 होगा। मैंने गलत ऐड किया, तुम लोग भी नहीं बोल रहे। 52350, 52350 डिवाइडेड बाई 3, 50/153, 17,450 ये प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे 1000 रुपीज प्रॉफिट कम दिख रहा होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज से स्टॉक को स्पेसिफिकली रिड्यूस कर दिया गया है। ये तो मैंने निकाल लिया कि अगर कोई भी स्टॉक एबनॉर्मल नहीं होता तो इसमें कितना प्रॉफिट होता। तो हम तो इसमें डायरेक्टली 50/150 लगा रहे थे, तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये पूरा स्टॉक 50/150 रेशियो वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल स्टॉक है जो 1000 से कम कर दिया गया है। तो एक काम करते हैं, सारे स्टॉक को नॉर्मल वैल्यू पे लेके आते हैं। तो जो स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है एबनॉर्मल वैल्यू वाला वो 1000 से कम है, तो ये ऐड कर देने से ये नॉर्मल स्टॉक हो गया। तो अगर सारे स्टॉक नॉर्मल होते तो उसपे इतना प्रॉफिट इंक्लूडेड होता, लेकिन इसमें 1000 कम इंक्लूडेड होगा क्योंकि जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो 1000 से कम कर दिया गया है। 17,450 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 16,450। यहाँ पर यही वाला स्पेशल पॉइंट था। 16,450 ये हम लोग का प्रॉफिट स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक 16,450। बस अब क्लोज करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट, लॉस आएगा तो लॉस, वैसे प्रॉफिट आएगा। देखो कितना आता है, ये हो गया 0,0882, 28,800, 28,800, 1260 प्लस 2300 प्लस 360 प्लस 130 प्लस 2065 माइनस 28,800।
3315। मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, पता नहीं क्या कैलकुलेटर दिखा रहा है मुझे। 28,800 माइनस 1260 माइनस 2300 माइनस 360 130 2065। हाँ अब ठीक है, पता नहीं क्या दिखा रहा था। 22,685। अच्छा अब इधर का ऐड करते, 9,300 प्लस 46,700 प्लस 3,450 59,450 माइनस 18,450 माइनस 18,450 41,000। ठीक है, अभी 41,000 मतलब 59,450 हो गया। अच्छा अब हम लोग को एक एक्सट्रैक्ट पीएल बनाने के लिए बोला था, जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे। तो ट्रेडिंग लिखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का जीपी ही तो ब्रॉट डाउन होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने में लिखेंगे, तो ट्रेडिंग हमारा जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का डेटा हम लोग यहाँ से देख के लिखेंगे। ये रहा सिंपल, 10,500 18,600 18,600 टू परचेज। ये वाला 75,900 93,400 75,900 93,400 जैसे हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट्स। बाई सेल्स 95,600 1,25,000। ठीक है, अच्छा सेल्स लिख लिया। और क्या लिखना पड़ेगा, एक ट्रांसफर हुआ था वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ ट्रांसफर लिखने का टेक्निक देखो, टू ट्रांसफर। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो परचेजर कौन है, सिल्क डिपार्टमेंट। सेलर कौन है, जो है यहाँ पर खादी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बाय ट्रांसफर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग तो मेरा कॉस्ट में बनता है, तो जो ट्रांसफर हुआ उसका कॉस्ट कितना था 6,900। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो हमें 6,900 पे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ ये तो बाहर सेल नहीं हो रहा है, किसमें प्रॉफिट लगा दे, ट्रेडिंग बन रहा है। तो स्टॉक खादी से निकल के सिल्क में गया, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब इधर लिखेंगे तो इधर स्टॉक का वैल्यू 6,900 से कम हो जाएगा। देखो खादी के पास टोटल इतना स्टॉक था, इसमें से अगर वो इतना सेल कर रहा है, इतना ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इधर लिखने से माइनस हो जाएगा। तो ये सब कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग तो हम लोग का कॉस्ट में बनता है। शॉर्टेज था तो स्टॉक का कैलकुलेशन के लिए तो शॉर्टेज भी जरूरी है। तो शॉर्टेज यहाँ पर था 390 रुपीज का, ये कॉस्ट था। देख लो इसमें ही हम लोगों ने प्रॉफिट लगाया था। यहाँ नीचे डेटा है, 390 रुपीज का शॉर्टेज था। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, देखो 8260 था, उसमें से प्रॉफिट माइनस करना है कितना 2065। ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 8260 विथ प्रॉफिट था, माइनस कर देंगे 2065। और दूसरा वाला था 51,350, उसमें से माइनस कर देंगे 16,450। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग बैलेंस करके निकाल लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक विथ प्रॉफिट आया था 8260 मेमो स्टॉक अकाउंट में। इसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट हम लोगों ने रफली निकाल लिया और उसे मेमो मार्कअप में भी ट्रांसफर किया। तो वैल्यू आ रहा है 6195। तुम लोग चाहो तो वर्किंग में भी कर सकते हो। 51,350 का था विथ प्रॉफिट 16,450 लेस हो जाएगा, तो बन रहा है 34,900। अब ये सब एडजस्ट करने से हम लोग को मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं कितना हो रहा है, 34,900 प्लस 1,25,000 1,59,900 माइनस 18,600 माइनस 93,400 माइनस 6,900 41,000 1,59,900 41,000। देखो इसके साथ मैच भी हुआ, मैच होना भी चाहिए ना। ट्रेडिंग का ही तो दो स्प्लिट पार्ट है। ये भी देखो मैंने लास्ट दिन जो जितने भी क्वेश्चन करवाए थे वहां पर मैंने बोला था इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग कैसे इस दोनों अकाउंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, वही यहाँ पर भी क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया। अच्छा और यहाँ पर भी प्रॉफिट कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए 22,685 22,685 आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, लिख लिया मैंने एक बार, अब चेक करके देख लेते हैं।
95,600 प्लस 6,900 प्लस 390 प्लस 6,195, तो ये हो गया 109,085 माइनस 10,500 75,900 22,685 109,085 हो गया। अच्छा, अब पीएल जो है एक्सट्रैक्ट पीएल कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाई जीपी बोल के, यहाँ पर 22,685 41,000, और हम लोग के पास तो पीएल का कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर कि बाई जीपी बोल के, और हम लोग के पास कुछ डेटा होता तो हम लोग पीएल वाला जरूर लिख लेते। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट में बस हम लोग इतना ही लिख पाएंगे और तो कुछ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का और एक क्वेश्चन बाकी है इस टॉपिक पे, वो भी देख लें। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या बोला है, मार्टिस लिमिटेड हैव सेवरल डिपार्टमेंट, मार्टिस लिमिटेड का बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, गुड्स supplied to each department are debited to memorandum departmental stock account at cost plus a fixed percentage marked up to give the normal selling price। देखो, यही तो टेक्निक है, अगर रिटेल स्टोर है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और ये लोग मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक बना रहे हैं, तो मेमो डिपार्टमेंटल स्टॉक का मतलब ही है सेलिंग प्राइस पे बनाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि जो भी गुड्स सप्लाइड होता है कोई भी डिपार्टमेंट में, तो स्टॉक आने से डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो बोल रहा है आर डेबिटेड, डेबिट किया जाता है मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ, यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो मार्कअप अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ना, ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले रूल्स बताएगा क्या करना है, यहाँ से यहाँ वही सब बताते जाएगा। एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, मार्क डाउन जिसे बोलते हैं, will required adjustment in stock account and in markup account, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टॉक और मार्कअप अकाउंट में, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, नया तो कुछ है नहीं अब। और द मार्कअप फॉर द डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 ईयर हैज बीन 25%, डिपार्टमेंट ए प्रॉफिट कितना लगाता है 25%, अब कुछ बोला नहीं है 25% ऑन कॉस्ट या सेल, तो इम्प्लाइड है कि सेलिंग होगा, क्योंकि देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें हमेशा सेलिंग पे ही निकाला जाता है, अगर कभी स्पेसिफिकली कॉस्ट पे होता है तो हम लोग उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट जो है वो बताएगा तभी हम लोग इमेजिन करेंगे, अदरवाइज जो है ये बता रहे तो इम्प्लाइड है सेलिंग प्राइस पे ही होना चाहिए। फिगर्स रेलिवेंट टू डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए का फिगर्स दे दिया 31 मार्च 2002 का। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया हुआ, इसे सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। परचेज एट कॉस्ट दिया, इसे सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेल्स तो सेलिंग प्राइस में है। इट इज फर्दर एसर्टेन दैट, बाद में क्या पता लगा है इनको देखो, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर एंडिंग कॉस्टिंग 1,000, तो इसको भी सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/2001, मतलब ये वाला, इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 6,000 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड बीन मार्क डाउन इन सेलिंग प्राइस बाय 600, बोल रहा है 6,000 रुपीज का एक स्टॉक जिसे रिड्यूस किया गया था, मार्क डाउन किया गया था 600 रुपीज से, वो सेल हुआ है इस साल में। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बाकी स्टॉक बिक गया है। नहीं, और एक बार पढ़ते हैं, द ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 6,000, इसमें 6,000 का एक स्टॉक इंक्लूडेड है जिस जो बिक गया है, जो सेल हो गया है, मतलब ये सेल हो गया है स्टॉक, ठीक है, लेकिन 600 रुपीज कम में सेल हुआ है। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओ बाकी ओपनिंग स्टॉक भी बिक गया है। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेयर मार्क डाउन, जो भी स्टॉक परचेज हुआ है वो मार्क डाउन हुआ है 1200 फ्रॉम ए कॉस्ट ऑफ 15,000। अच्छा, 15 जो भी स्टॉक परचेज हुआ था इसमें से 15,000 का स्टॉक को 1200 से मार्क डाउन किया गया है। और उसके बाद बोल रहा है मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 5,000 रिमेन अनसोल्ड। अच्छा, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेयर मार्क डाउन बाय 1200 फ्रॉम ए कॉस्ट ऑफ 15,000, ये एक पॉइंट है। फिर मार्क डाउन स्टॉक, एक मार्क डाउन स्टॉक है जिसका कॉस्ट है 5,000 रिमेन अनसोल्ड, मतलब एक स्टॉक और भी मार्क डाउन हुआ है जिसका कॉस्ट था 5,000 लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें एबनॉर्मल स्टॉक भी है, नॉर्मल स्टॉक भी है, क्योंकि एक मार्क डाउन वाला स्टॉक बिका नहीं है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट
सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर द मार्कअप एंड मार्कडाउन। डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट पे, लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्कअप करके करना है कि मार्क डाउन करके करना है। फिर ये डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक बोला है, मेमो स्टॉक नहीं बोला है, वो तो हम लोग प्रॉफिट के साथ ही दिखाएंगे। हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ये बोला है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट तो तुम लोग बना लोगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो हम बना के दे देते हैं। हम लोग मेनली बनाएंगे मेमो स्टॉक और मार्कअप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मेमो स्टॉक और मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग भी बोला है। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिंग बना ले, देखो ट्रेडिंग बन जाएगा। हम और इन द बुक्स अब ये सब नहीं लिख रहे, तुम लोग लिख लो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक 65,000, ये देखो 65,000, परचेज 2 लाख, टू परचेज 2 लाख, बाई सेल्स, बाई शॉर्टेज, सेल्स 3 लाख। ट्रेडिंग तो जैसे नॉर्मल प्रोसेस में बनता है वैसे ही बनेगा, शॉर्टेज है 1,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली कि हम लोग लिख दे, तो इसका मतलब मेमो स्टॉक नहीं बनाएंगे तब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं देता है, क्योंकि इसमें हमें दो चीज बनाने के लिए बोलता है ना, मेमो रेंडम तरीके से भी बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट को भी बनाओ। ठीक है, तो ये देखो ये तभी निकलेगा ना जब हमें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा, मेमो स्टॉक अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा जिसमें प्रॉफिट लगा हुआ रहेगा। उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर इसको टोटल करेंगे, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही करके रख दिया मैंने। अब मेमो स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं, मेमो स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, देखो कितना है 65,000, लेकिन इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट लगा के बेचा जाता है ये ऊपर बताया था, 25%। ठीक है, तो प्रॉफिट लगाएंगे एट द रेट ऑफ 25%, तो इस पे लगा देते हैं 65,000 इंटू 25%, 16,250 प्लस 65,000, 81,250। अच्छा, ये प्रॉफिट कैसे बताया था, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है द मार्कअप फॉर द डिपार्टमेंट, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज ही है 25%। मार्कअप फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर हैज बीन 25%। यहाँ पर बोल रहा है कि डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमाता है, 25% प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट नॉर्मली सेल पे ही होता है, लेकिन यहाँ पर ना ये एक्चुअली कॉस्ट पे ही दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बोल देना चाहिए 25% ऑन कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर हमें नहीं बताएगा तो कैसे, मतलब मार्कअप है तो 25, अच्छा मार्कअप है, सॉरी मार्कअप है तो इम्प्लाइड है तो कॉस्ट होगा, ये जीपी थोड़ी ना है। मैंने थोड़ा सा पहले टाइम गलत बता दिया, रेक्टिफाई करते हैं। देखो जीपी अगर कुछ नहीं बताए तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे माना जाता है। ठीक है, मार्कअप का मतलब जो है प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट जो है मतलब जो कॉस्ट पे होता है, मार्कअप का मतलब कॉस्ट प्राइस का बात होता है, जो कुछ नहीं बोलेगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही है मार्कअप का मतलब। ठीक है, कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट कमाते हैं दैट इज मार्कअप, तो यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट प्राइस मान के चलना पड़ेगा। तो अगर मार्कअप का क्वेश्चन कर रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स नहीं बोला है तो ऑन कॉस्ट ही होगा। ठीक है, मैंने जीपी बोल के एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे होता है, मार्कअप कॉस्ट पे होता है कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट लगा के हम लोग बेचते हैं। टू परचेज, इस पे भी प्रॉफिट लगेगा 25%, परचेज कितना है 2 लाख, 25% मतलब 50,000, 2 लाख
50,000 बाई सेल्स। सेल्स तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 लाख बाई शॉर्टेज एट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%। शॉर्टेज है 1000, 1000 का 25% यानी कि 250 होगा, तो 1250। अच्छा, कुछ मार्क डाउन है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाई मेमो मार्कअप मार्क डाउन। यहाँ पर था एक, इसीलिए मैंने लिखा। देखो यहाँ पर बोला है कि ओपनिंग स्टॉक को 600 से, ये देखो ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें एक गुड्स है 6000 का जिसको मार्क डाउन किया गया है 600 से। ठीक है, तो मार्क डाउन को हमें लिखना पड़ता है, तो मार्क डाउन लिख दिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक का है 600, क्वेश्चन में ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, और एक भी मार्क डाउन बता रखा है 1200 का। ये देखो परचेज गुड्स में मार्क डाउन है 1200 का बाई मेमो मार्क अप मार्क डाउन परचेज, मार्क डाउन परचेज 1200 से मार्क डाउन हो। अच्छा, अब निकलेगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक, बस और तो कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल करने से? 81,250 प्लस 3,31,250, 3,31,250, 3,31,250 माइनस 3 लाख माइनस 1250 माइनस 600 माइनस 1200, 28,200। तो ये भी हम लोग का प्रॉफिट के साथ निकला होगा। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है इसमें नॉर्मल स्टॉक भी है, एबनॉर्मल भी है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बताया था कि सारा एबनॉर्मल स्टॉक सेल नहीं हुआ है, रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, मार्कडाउन स्टॉक 5000 वाला वो अनसोल्ड है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे मेमो मार्कअप, मेमो मार्कअप अकाउंट। अच्छा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक का बाय मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क अप इन ओपनिंग स्टॉक बाय मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क अप इन परचेज स्टॉक। देखते हैं कितना कितना है, 16,250 और 50,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क डाउन, सॉरी मार्कअप, ये मार्कअप है, मार्क्ड अप शॉर्टेज, शॉर्टेज का 250, 250 से मार्क्ड अप किया हुआ है। अच्छा, टू मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क डाउन, ये डाउन किया हुआ है, देखो ये मार्क डाउन है 600 और 1200, मार्क डाउन ओपनिंग स्टॉक और मार्क डाउन परचेज 600 और टू मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क डाउन परचेज स्टॉक।
1200। अब क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे। टू मेमो स्टॉक अकाउंट मार्क अप, एक्चुअली इसको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो निकालेंगे, ठीक है। फिर निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा। यहाँ पर चेक करते हैं कितना होगा। वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है, क्लोजिंग स्टॉक आया है 28,200। अब अगर हम लोग इस पे 28,200 पे प्रॉफिट चेक कर ले, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट पे। यहाँ पर देखो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया ना, कॉस्ट पे कितना है 25%। तो ये देखो प्रॉफिट 25, अगर कॉस्ट मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 125। तो अगर हम इस पे, ये सेलिंग प्राइस है, तो अगर हम इस पे प्रॉफिट बाय सेल्स यानी कि 25/125 वाला रेशियो लगा देते हैं और कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं तो वो रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है, वो रॉन्ग होगा। जो मैंने पहले भी किया था वो हम फिर से बता रहे हैं, वो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मल स्टॉक भी है, एबनॉर्मल स्टॉक भी है, तो सभी का प्रॉफिट परसेंटेज इतना थोड़ी ना होगा। नॉर्मल स्टॉक को इतने से, जैसे देखो ना मार्केट में मान लो कि वेजिटेबल्स थोड़ा अच्छा, सेम वेजिटेबल्स का देख लो, जैसे मान लो पोटैटो का ही देख लो, थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा लो क्वालिटी का भी है, तो लो क्वालिटी का लो प्राइस में बिकता है, या फिर जो मतलब अच्छा क्वालिटी का है उस पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्वालिटी अगर खराब है थोड़ा कम में बेचना पड़ता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाता है। तो अगर दोनों तरह के पोटैटो को हम लोग मिक्सड अप करके देखते हैं हमारे पास टोटल कितना है, और अगर हम लोग उस पर प्रॉफिट लगाए हैं तो प्रॉफिट तो अलग अलग लगेगा। जो मान लो ऐसे ऐसे, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो एक ऑरेंज है जो 10 रुपीज में खरीदते, 2 रुपीज प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और जो थोड़ा सा खराब है उसे हम लोग 1 रुपए प्रॉफिट लगा के 11 रुपीज में सेल करते हैं। अब अगर हम लोग को बोला जाए कि आप अपने स्टॉक को प्रॉफिट लगा के दिखाओ, तो अगर मेरे पास ये जो गुड स्टॉक है, जो गुड स्टॉक है वो मान लो है 50 पीसेस, तो अगर मुझे प्रॉफिट लगा के बोलना है तो पर पीस पे 2 रुपीज करके प्रॉफिट है, तो 50 पीसेस पे कितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से मुझे स्टॉक का वैल्यू बताना पड़ेगा। मतलब ये देखो, मतलब मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 600 रुपीज का स्टॉक है, और मेरे पास अगर जो मतलब एबनॉर्मल स्टॉक है, ठीक है, ये गुड स्टॉक है, जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो मान लो 40 पीसेस है, तो वो तो 11 रुपीज यानी 440 का होगा। अब ये दोनों अगर मेरा एक साथ टोटल किया हुआ है 1040, अगर इसमें मुझे प्रॉफिट निकालने बोले तो क्या हम इस पे ऐसा निकाल सकते हैं कि मेरे पास अगर 1040 का जो है स्टॉक है, इसमें प्रॉफिट पर ऑरेंज पे 2 रुपीज है, ये तो नहीं बोल सकते। पर ऑरेंज पे 1 रुपीज है, ये भी नहीं बोल सकते। अब ये मिक्सड अप हो गया है, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एबनॉर्मल स्टॉक है कितना नॉर्मल स्टॉक है, तो ही तो हम निकाल पाएंगे कि इसमें कितना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो मेरे पास 1040 का स्टॉक है जिसमें मेरे पास एबनॉर्मल स्टॉक भी है, जिसमें प्रॉफिट हम लोग पर स्टॉक पे 1 रुपए करके कम कमाते हैं। देखो पर ऑरेंज पे हम लोग 1 रुपीज करके कम 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 अर्न करते हैं। तो ऐसा मेरे पास 40 पीसेस ऑरेंज है, तो 40 पीसेस ऑरेंज पे हम कितना प्रॉफिट कम कमाते होंगे, 40 पीसेस ऑरेंज पे हम 40 रुपीज कम कमाते होंगे, क्योंकि मेरा एक एक स्टॉक 11 में बिकता है, जबकि अगर ये गुड स्टॉक होता, अगर ये गुड स्टॉक होता तो ये 480 में सेल होता, ठीक है, मतलब 40 रुपीज कम कमा रहे, तो हम यहाँ 40 ऐड कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा अगर मेरा एक भी स्टॉक खराब नहीं होता, एक भी ऑरेंज खराब नहीं होता, तो विथ सेलिंग प्राइस वो 1080 का स्टॉक होता। देख लो, क्योंकि इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 480, 480 और 600 हो गया 1080, तो 1080। अब इस पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर ऑरेंज पे, ये सारे ऑरेंज मैंने गुड स्टॉक में ट्रांसफर कर दिए, पर ऑरेंज पे 2 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसका मतलब 90 ऑरेंज पे कितने रुपीज का प्रॉफिट है, तो ये 180 हो जाएगा। तो 1080 में से अगर हम लोग 180 लेस करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा ना कि हमारे पास कितने कॉस्ट का ऑरेंज है जो कि सारे अच्छे हैं, है ना, 900। तो इस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 180 करके आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है हम लोग 180 प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हम लोग जो खराब क्वालिटी के ऑरेंज है उस पे एक एक रुपीज हम लोग कम कमाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले पूरे स्टॉक को ऐसे बना दिया। अब इस पे अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ गया कितना 180, ठीक है, प्रॉफिट निकल के आ गया 180। अब मुझे क्या करना है,
अब यहाँ से ये देखो 1080, इसमें मेरा प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है 180, लेकिन एक्चुअली 180 इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉफिट कितना दिख रहा है, ये देखो 2 रुपीज करके 50 ऑरेंज पे 100 रुपीज का, और 40 रुपीज 40 पीसेस में 1 रुपीज करके कितना हो जाएगा 40 रुपीज का। यानी यहाँ पर मेरे पास जो है ये कितना होना चाहिए था, ये भी 2 रुपीज करके होता तो 80 होना चाहिए था, तो मेरे पास कम कितना हो रहा है, ये देखो 40 पीसेस पे मेरे पास 40 रुपीज का प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 40 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1040, वही कैलकुलेट होके आ गया। ये देखो ये दोनों को टोटल करो 1040 आएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम लोग जो टेक्निक यूज करें वो क्या कर रहे हैं, अगर मेरा सारा स्टॉक गुड स्टॉक होता, ठीक है, तो मेरे पास जो स्टॉक है उसका वैल्यू कितना होता। तो मान लो मेरे पास गुड स्टॉक है 50, ठीक है, और जो एबनॉर्मल स्टॉक है 40। मेरा अगर सारा स्टॉक गुड स्टॉक होता तो ये 90 स्टॉक का 12 रुपीज करके हम सेलिंग प्राइस में अगर वैल्यू करेंगे तो ये होता 1080 का स्टॉक। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरा स्टॉक 1080 का नहीं होगा, क्योंकि ये 12 रुपीज वाला है 600, ये 480 वाला है। ठीक है, तो 600 और 480 को ऐड करके तुम लोग देख लो ये 1000 कितना आ रहा है, ये 1080 आ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग का 12 रुपए करके ये कितना होगा 12 रुपए, और ये मैंने 11 रुपए करके लिया है, 440 है, सॉरी 440 है। तो ये 1040 आ रहा है, 40 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 रुपीज जो है कम अर्न कर रहे हैं, जो गुड क्वालिटी का ऑरेंज नहीं है उस पे। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसमें प्रॉफिट निकालना है, मेरे पास ये स्टॉक है, ये वाला 1040 का स्टॉक है, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, मेरे पास 1040 का स्टॉक है जो मेरा सेलिंग प्राइस बता रहा है, बट इसमें गुड स्टॉक भी है बैड स्टॉक भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने से मेरा स्टॉक का प्रॉफिट कम है उसे ऐड कर देंगे। तो देखो 40 पीसेस मेरे पास जो है लो क्वालिटी के स्टॉक थे, जिसपे 1 रुपए प्रॉफिट हम लोग कम अर्न कर रहे हैं, तो मैंने 40 ऐड कर दिया, तो मेरा गुड स्टॉक कितना होता 1080 का, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता 90 इंटू 12। ठीक है, अब इसमें कितना प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे, निकालने के बाद प्रॉफिट को 40 रुपीज से कम कर देंगे, जितना प्रॉफिट हम लोग नहीं अर्न कर सकते, क्योंकि वो तो हमारा कम कर दिया गया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करेंगे, जो 288200 मतलब 28,800 के स्टॉक में नॉर्मल स्टॉक भी है एबनॉर्मल स्टॉक भी है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज अलग है। अगर सारे ही गुड स्टॉक होते तो कितने का होता, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो 28,200 प्लस इसमें कौन सा स्टॉक रह गया, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि कौन सा स्टॉक रह गया है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कितना स्टॉक रह गया है, ये वाला पॉइंट, goods purchased during the year marked down by 1200 from a cost of 15,000। 15,000 के स्टॉक को 1200 से मार्क डाउन किया गया है, और मार्क डाउन स्टॉक जो हुआ उसमें से 5,000 वाला स्टॉक, मतलब 15,000 में से 5,000 वाला स्टॉक अनसोल्ड है। तो 15,000 वाला स्टॉक अगर 1200 से मार्क डाउन है, ऐसे निकालेंगे, ये देखो 15,000 वाला स्टॉक अगर 1200 से मार्क डाउन है, ये हम नहीं बोल रहे, ये देखो क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो यहाँ पर बोल रखा है 15,000 वाला स्टॉक 1200 से मार्क डाउन है, तो 5,000 वाला कितने से मार्क डाउन होगा, क्योंकि ये भी परचेज वाला है, उसमें से 5,000 जो अनसोल्ड हुआ उसका कैलकुलेशन करना है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 5,000, तो ये 3 हो जाएगा, ये 400, मतलब जो स्टॉक परचेस किया गया था 5,000 से वो मार्क डाउन हुआ है 400 से। यहाँ हमें डायरेक्टली नहीं दे दिया था कि जो स्टॉक नहीं बिका क्लोजिंग स्टॉक में है मार्क डाउन वाला, उसका मार्कडाउन वैल्यू कितना है, लेकिन इतना जरूर दिया था कि कौन सा स्टॉक मार्कडाउन हुआ था और जो नहीं बिका। 15,000 परचेज स्टॉक में से 5,000 स्टॉक जो मार्कडाउन था वो नहीं बिका, तो 15,000 को इतने से मार्कडाउन किए थे, तो 5,000 को कितने से मार्कडाउन किए होंगे 400 से, तो मार्कडाउन वैल्यू को ऐड कर देते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टॉक गुड स्टॉक बन गया 28,600। ठीक है, अब इसमें कितना प्रॉफिट होता है, ये वाला 25/125, ये प्रॉफिट हो जाता अगर किसी तरीके का मार्कडाउन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो 28,200 प्लस 400, तो ये हो गया इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, तो ये कितना हो जाएगा 5720। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नॉर्मल सारे स्टॉक अगर नॉर्मल होते तो इतना प्रॉफिट होता, लेकिन हमें पता है प्रॉफिट 400 से कम होगा, क्योंकि 400 से वैल्यू कम किया गया है, तो यहाँ पर मार्क डाउन हो जाएगा, मार्क डाउन
5720 माइनस 400, 5320। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगा 5320। अब ये यहाँ पर लिख देते हैं 5320। अच्छा, अब प्रॉफिट निकालेंगे। जीपी 50,000, मतलब ये हो गया 66,250। 66,250 250 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 5320 माइनस 66,250, 58,880। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को ये सब तो हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर जो ट्रेडिंग है उसको भी कंप्लीट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक विथ प्रॉफिट कितना निकल के आया? 28,200। और क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड मार्कडाउन कितना निकल के आया? 5320। तो माइनस करते हैं 28,200 माइनस 5320, 22,880 प्लस 3,10,000, 3,01,000, 3,23,880 माइनस 2,65,000, 58,880। वही जीपी निकल के आ गया जो हमारा मेमो मार्क डाउन में निकल के आया है। वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर तो कैलकुलेशन ही गलत हुआ होगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 3,23,880। ठीक है, 3,23,880 ये आंसर निकल के आ रहा है। बस इसमें और कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। मार्कडाउन मार्कअप का बस 2 ही क्वेश्चन है, तो वो मैंने 2 ही करवा दिया। बस इसको एक बार तुम लोग ठीक से देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ब्रांच स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।